नमस्कार। आज मेरे साथ में हैं मुस्कान एनजीओ जयपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेहा खुल्लर जी। मैम, आपका स्वागत है। सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट में हम रोड सेफ्टी पे, चूँकि आप पिछले 20 सालों से लगभग काम कर रहे हैं, कई सारे नेशनल अवार्ड आपको मिले हैं और एक बहुत लंबा समय हो गया रोड सेफ्टी पे काम करते हुए। तो इन 20 सालों में सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। व्हीकल्स जो आज से 20 साल पहले सड़कों पे थे, वो एक अलग तरह के व्हीकल्स थे। इन 20 सालों में उनमें बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है। इसके अलावा 20 साल पहले के जो ड्राइवर्स थे, फिर एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो धीरे धीरे ड्राइवर्स की संख्या भी बढ़ी है। पहले परिवार में एक ड्राइवर हुआ करता था या एक व्यक्ति गाड़ी चलाने में स्किल्ड था, क्योंकि व्हीकल्स भी कम थे, व्हीकल्स महंगे थे, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंस मिलने में बड़ी जटिलताएँ होती थी। तो इस 20 सालों में सड़कों पर व्हीकल्स का स्टेक बहुत बढ़ा है, सड़कों की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और व्हीकल्स में भी उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला रूप कई बार कंफर्ट और लग्जरी में तो मिला है, बट इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो इसके कारक कई सारे हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा जो चेंजेस आया है वो ये है कि माइनर्स जो हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनके हाथों में व्हीकल्स आ गया। ऑटो गियर व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, या ऐसे व्हीकल्स आ गए जिनको चलाना बहुत आसान है। उसको चलाने के लिए कोई शारीरिक ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टीयरिंग कंट्रोल में देख ले तो हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी आई है। सो इन सब चीज़ों का परिणाम आया कि माइनर सड़कों पे ज़्यादा निकले। माइनर एक इस उम्र के ऐसे पड़ाव में होता है जहाँ उसमें एक अलग तरह का जोश होता है। तो अक्सर बच्चे व्हीकल के एक्सीलरेटर को पूरा खींच के ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना तेज़ चल सकता है। सड़कें अच्छी है तो तेज़ चलाने में कोई बाधा भी नहीं है। तो कई सारे ऐसे ऐसे दुष्परिणाम सामने आने लगे जहाँ पे स्कूली छात्रों के साथ में अलग अलग तरह से दुर्घटनाएं हमने देखी। ऐसे ऐसे बुरे केस देखे जो पूरे समाज को कई बार सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या माइनर्स को व्हीकल देना ठीक है क्या। और इस मामले में पेरेंट्स जब तक व्हीकल चला रहा होता है उसको प्राउडली कहते हैं कि हमारा बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी चला लेता है, हमारा बच्चा एक ऐसी मोटरसाइकिल चला लेता है, इतना तेज़ चला लेता है। या कई बार ऐसा भी कहता है कि इस एक जगह से दूसरी जगह की दूरी हमारे बच्चे ने तो 15 मिनट में ही पार कर ली, जबकि हमको एक समय में आधा घंटा लगता था, 40 मिनट लगता था। तो ये प्राउड कई बार उनके लिए बड़ा बुरा अनुभव दे जाता है जब किसी उस बच्चे के साथ एक्सीडेंट होता है और वो जान चली जाती है उसकी। तो मुस्कान एनजीओ पिछले 20 सालों से जो काम कर रहा है वो उसमें रिमार्केबल कुछ काम उन्होंने किया है। तो हम आपसे मैम स्टूडेंट सेफ्टी पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका 20 साल का अनुभव इस एनजीओ का, उसको किस तरह से देखते हैं कि आज के समय में चैलेंजेस जो हैं वो जो खड़े हैं वो बड़े हैं, कम हुए हैं, या किस रूप में सामने आए हैं, स्पेशली जब अपन बच्चों की बात करें तो सड़क सुरक्षा को लेकर। देखिए, आपने बहुत अच्छा मेंशन किया है कि ग्रोथ के साथ साथ हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत आए हैं। अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड चैलेंजेस की बात करूं, खासकर ये जो माइनर लोग जो ड्राइविंग और राइडिंग में इन्वॉल्व होते हैं और उसके कारण कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ तो फैटलिटीज़ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका नंबर तो बहुत ज़्यादा है। और इनके पीछे अगर आप इनका बैकग्राउंड अगर आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें डेटा समझना होगा। डेटा में देखिए, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे रूरल एरियाज़ में होती हैं, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में। तकरीबन 77% हमारी दुर्घटनाएं इन एरियाज़ में होती हैं। तो अब इनमें दुर्घटनाओं में माइनर राइडिंग ड्राइविंग की वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप मेट्रो सिटी में कोई मेजर एक्सीडेंट होता है जिसमें माइनर इन्वॉल्व है तो फिर भी पुलिस के रिकॉर्ड्स में वो आ जाता है कि भाई उसकी उम्र 16 थी या 15 थी या बिलो 18 थी और उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। हमारे रूरल एरियाज़ की स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि सोशल प्रेशर्स इतने हैं कि कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, कई बार बच्चों को मजबूरी में चलाना पड़ता है, घर वाले भी गाड़ी दे देते हैं। 2 बच्चे हैं, कोई 16 साल का है और 12 साल के 2 बच्चे हैं, दोनों को स्कूल जाना है तो भाई मोटरसाइकिल ले दो कि मोटरसाइकिल से स्कूल चले जाएंगे। रूरल एरियाज़ की अपनी प्रॉब्लम है कि ना तो वहाँ इन्फोर्समेंट इतनी आसानी से हो पा रहा है, मतलब शायद है ही नहीं, इनफैक्ट नेग्लिजेंट है। और जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर मैं कहूँ कि भाई कौन सा हेलमेट पहनना है, क्या स्पीड को ध्यान में रखना है, या टू व्हीलर कैसे चलाना है, इन सब की जो नॉलेज है वो भी अपने रूरल एरियाज तक नहीं पहुँच पाती है।
इनके मद्देनज़र एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो पुलिस में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी अपना एक अलग कहानी है कि भाई अगर आप पुलिस का मेंशन कर देंगे कि वो बच्चा माइनर था तो शायद उसको इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि वो डेटा को फॉर्ज कर दिया जाता है कि भाई, तो एक्चुअल में हमें नंबर्स तक नहीं पता है कि कितने माइनर रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम इतने सालों का हमारा अनुभव ज़रूर ये कहता है कि माइनर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रूरल एरियाज़ में एक्सीडेंट्स में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे पास ना पुलिस प्रशासन के पास ना हमारे पास वो नंबर्स नहीं आ पा रहे। और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि कई बार सिर्फ आर्थिक स्थिति तो एक एस्पेक्ट है, कई बार आर्थिक स्थिति अच्छा होना भी नेगेटिव हो जाता है। आर्थिक स्थिति अच्छी है, भाई गांव में कोई ज़मीन बेची, मोटा पैसा आया, सबसे पहले घर में टू व्हीलर खरीदा, टू व्हीलर आते ही अब घर में हर कोई चला रहा है, पिता भी चला रहा है, चाचा भी चला रहा है और बच्चा भी चला रहा है ना। और डेवलपमेंट के चलते ये हुआ है कि पहले तो कच्ची सड़क थी, अब अचानक से हाईवे निकल रहा है गांव में से, तो मोटी अच्छी सड़क मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए, व्हीकल भी अच्छा है, सड़क भी अच्छी है, तो वो वहाँ पे स्पीडिंग भी होती है, ट्रैफिक रूल्स को पूरा फ्लॉन्ट किया जाता है कि भाई हेलमेट भी नहीं पहनना है, रॉन्ग साइड पे भी जाना है। तो ये सारे कारण मतलब कुल मिला के दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं। इन दिनों स्कूली बच्चों के साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये कभी भी माने अपन एक पास्ट में भी बात करें, गवर्नमेंट इसको किस एंगल से देखती है? किसी बच्चे के साथ एक्सीडेंट को साधारण एक्सीडेंट ही मान के चलती है, या उसको कोई केस स्टडी के हिसाब से एड्रेस करने की कोशिश करती है कि ऐसा न हो, इसके लिए आगे से क्या मेजर्स किए जाएं, या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अलग से निर्देश दें कि कम से कम माइनर के साथ में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो आगे से रिपीट नहीं हो, ऐसी प्रबंध अपन करें? देखिए, मैं आपको यही मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, सिर्फ मेट्रो नहीं, जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें तो पुलिस भी जागरूक है और जनता भी जागरूक है। क्योंकि ऐसे मैं आपको जयपुर शहर की कुछ एग्जांपल देती हूँ, जिसमें स्कूल के बाहर ही अगर बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उसके बाद स्कूल्स ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, पुलिस प्रशासन ने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं कि वो दुर्घटना रिपीट ना हो, चाहे अब वो रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या वहाँ पे एनफोर्समेंट बढ़ाने की बात रहे, या ज़्यादा निगरानी की बात रहे कि मतलब स्कूल वाले सुबह के टाइम और आफ्टरनून के टाइम अपना एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय करें ताकि बच्चे सेफली सड़क को पार करके अपने व्हीकल्स में बैठें, बोर्डिंग डी बोर्डिंग उनकी सेफ रहे। तो अर्बन सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में तो ये होता है, ताकि इसको मतलब ये दुर्घटना को सीरियसली लिया जाता है। फिर मैं रिपीट करूँगी कि रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट ही नहीं हो पा रही है कि माइनर रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रूरल एरियाज़ में देखिए, जहाँ तक कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात है तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सीन है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरली एडजेसेंट टू हाईवेज होते हैं, ये लोग जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं, है ना। क्योंकि आपके 5000 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अलग अलग विंग्स में पढ़ रहे हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो मतलब ज़्यादातर फॉल्ट उसमें यही आ जाती है कि बच्चे की ही गलती रही होगी या पेरेंट्स की रही, मतलब वो प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसकी ओनरशिप नहीं लेता है। और बाकी मेरे ख्याल से मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे ही साधनों की कई बार इतनी कमी रहती है कि गवर्नमेंट कई बार सड़क सुरक्षा सप्ताह या ऐसे कुछ आयोजन करती है। जी। अब इसको यदि अपन साल भर के पर्सपेक्टिव से देखें तो साल में एक बार दो बार, या तो क्या ये साप्ताहिक अप्रोच ही होनी चाहिए क्या सुरक्षा की, एक हफ्ते में हम कुछ कवर कर पाए? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल जग जाहिर सी बात है कि आपका एक सप्ताह में आप सड़क सुरक्षा का पाठ नहीं पढ़ा सकते। ये तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है अवेयरनेस की, और एजुकेशन तो अपना इम्पैक्ट वैसे ही आने वाले सालों में दिखाती है। आज किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो 10 साल बाद उसके कैरेक्टर में, उसकी नेचर में आपको उसका रिफ्लेक्शन एजुकेशन का नज़र आएगा। सिमिलरली विद रोड सेफ्टी, आपको उसको रेगुलरली, जैसे आप मॉरल साइंस पढ़ाते हैं, जैसे आप संस्कार देते हैं स्कूलों में, उसी तरह सड़क सुरक्षा भी एक सिविक सेंस है। आपको शुरू से लेके जब तक कि वो बच्चा स्कूल से पास आउट नहीं होता है, आपको डेली सड़क सुरक्षा के बारे में बात करनी है, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के आपके स्कूल से बाहर निकले। कई बार हम स्कूल्स में देखते हैं कि कुछ बच्चे व्हीकल्स लेके आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस को उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका परिवार, उसका बैकग्राउंड, उसकी स्किल्स, उसका बिहेवियर, ये सब उनको पता है अच्छी तरह से उस बच्चे के बारे में। संस्थान को ये भी पता है कि ये व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, और कई बार दो बच्चे एक साथ बैठे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, या ये क्लियर पता है कि वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है। जी।
फिर भी संस्थान उन बच्चों को या उनके पेरेंट को क्यों नहीं काउंसल करता, क्यों अपने उस एक करिकुलम से बाहर नहीं जाते कि ये इस बच्चे की जान भी कहीं ना कहीं एक कीमती है, और यदि उनके साथ में कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से उस संस्थान का नाम भी जुड़ता है उस दुर्घटना के साथ में, और पेरेंट्स को भी एक ऐसा माहौल मिलता है जो न मिलना चाहिए। संस्थान इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते? देखिए, संस्थान अपने एक्सक्यूज़ेस देना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम स्कूलों के साथ काम करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह के एक्सक्यूज़ मिलते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि आप आना क्यों नहीं बंद कर देते बच्चों का टू व्हीलर पे, जो कि नाबालिग बच्चे हैं। तो कहते हैं कि अगर हम गेट तक फैकल्टी को डिप्लॉय भी कर देते हैं, जो कि चेकिंग भी करते हैं, या फिर हम ट्रैफिक पुलिस की भी सहायता लेते हैं कि यहाँ पे पीसीआर वैन या इंटरसेप्टर वैन रहे, तो बच्चे आसपास की कॉलोनीज़ में गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर पैदल चल के स्कूल तक आते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा व्हीकल पे आ रहा है, कौन सा पैदल आ रहा है। दूसरा एक्सक्यूज़ वो ये देते हैं कि हमने बहुत बार ऐसे ड्राइव्स चलाए हैं जिसमें हम बच्चे की चाबी रख लेते हैं और बच्चे को क्या कहते हैं, पेरेंट्स को हम बुलाते हैं कि भाई आप ने बच्चे को कैसे दिया, तो पेरेंट्स हमें ये बोल देते हैं कि बच्चा हमारा, गाड़ी हमारी, आप क्यों इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये दो मेजर एक्सक्यूज़ बहुत सुनने को मिलते हैं हमको, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मतलब इंटेंशन ओरिएंटेड एक्सक्यूज़ हैं। अगर आप रोकना चाहें तो आप अपने स्टूडेंट को आसानी से रोक सकते हैं। जो पेरेंट ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी गाड़ी, हमारा डिसीजन, ऑब्वियसली वो इसको एक फ्रीडम मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको कई बार तो पेरेंट्स को ऐसा प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा इतनी कम एज में व्हीकल ड्राइव कर लेता है और घर के बाकी काम भी उस व्हीकल को यूज़ करते हुए कर लेता है। वही पेरेंट धरना प्रदर्शन करते हैं, कई बार कोई एक्सीडेंट होने के बाद में उस डेड बॉडी को हाईवे पे रख के जाम तक करने लग जाते हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए, या यहाँ पे इस रोड इंजीनियरिंग को या प्रशासन को कई बार वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस मानसिकता को ठीक करने के लिए हमको क्या विचार करना चाहिए? ये बिहेवियरल इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है कि वैसे तो आप अगर वैसे बात करेंगे तो बच्चे की हेल्थ को लेके, उसके खान पान को लेके तो बहुत कॉन्शियस बातें करेंगे कि कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बासा खाना खाए या हमारा बच्चा 2 दिन पुराना या कोई ऐसी चीज़ खाए, क्योंकि उसको हेल्दी रहना है। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी हर सक्षम साधन उसको देंगे कि भाई तेरे पास बेस्ट किताबें होनी चाहिए, आजकल तो मतलब नेट की आवश्यकता रहती है, तो हर साधन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जहाँ रोड सेफ्टी की बात आती है तब पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि ये हमारी क्या है, कल्चर में ही नहीं है रोड सेफ्टी। क्योंकि वो जो पेरेंट्स आज की डेट में पेरेंट्स हैं, जब वो बच्चे थे तो कभी उनको नहीं बताया गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जनरेशन से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, और ये इस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आप एक अनट्रेंड बच्चे को जब टू व्हीलर देके सड़क पर भेज रहे हैं तो आप उसकी ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। और ये अब आप इसको इससे जोड़िए कि आजकल पेरेंट्स ही हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आजकल पेरेंट्स ही, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ड्रंकन ड्राइविंग को बुरा नहीं मानती हैं। हम मतलब रेगुलर में नहीं भी तो आप न्यू ईयर पार्टी है, शादी है, उसमें गए और जो मतलब फादर हैं अगर उन्होंने ड्रिंक किया है और फैमिली के साथ ही वापस वो ड्राइव करके आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये बस गए हैं ये वाली चीज़ें हमारे पारिवारिक जो हमारा सेटअप होता है। तो पहले तो हमें ये वैल्यूज़ अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, तभी तो हम इसकी महत्व को समझेंगे कि पहले हमें ठीक होना है, तभी तो हम अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे पाएंगे। और इसमें मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप ये इस तरह के जो पेरेंट्स हैं ना, प्रशासन या स्कूल वाले, इनको एसएमएस हॉस्पिटल की ट्रॉमा जो है, बांगड़ जो हेड इंजरी विंग है, उनका विजिट करा के लाएं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हम एक बार कुछ वीडियोस बना रहे थे तो हम गए वहाँ पे, मैंने देखा 3 साल का बच्चा मात्र हेड इंजरी डिपार्टमेंट में, मतलब उसके सिर पे चोट लगी हुई, और वो मैंने उसकी मदर से जब बातचीत करी तो पता चला कि अपने चाचा के साथ वो मोटरसाइकिल पे आगे बैठ के जा रहा था। ना चाचा ने हेलमेट लगाया, ना बच्चे ने हेलमेट लगाया। एक्सीडेंट हुआ, चाचा भी आईसीयू में है, आज बच्चा भी है। 3 महीने से उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स ने ये कहा कि आगे कितने महीने चलेगा ये पता नहीं है। तो मतलब इस तरह की, अब उस दिन तो उसकी माँ को समझ में आ गया क्या गलती हुई, लेकिन उससे पहले नहीं आ रहा था। इतनी सारी केस स्टडीज़ हमारे सामने होती हैं, और इंस्टीट्यूशंस, मुझे लगता है स्कूल्स या कॉलेजेस ऐसी केस स्टडीज़ को समझाने का सबसे अच्छा माध्यम बन सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्लास में एक व्यक्ति पढ़ा रहा होता है और 50 का 60 का जो बैच है वो सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। तो यदि वहाँ पे कोई वीडियो के माध्यम से या कोई सिलेबस के माध्यम से इस तरह की
जो ऐसी केस स्टडी जिससे कुछ ओपिनियन बिल्ड हो, कुछ हमें समझ आए, तो वो पढ़ानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, जो राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई में भी है, रोड सेफ्टी के चैप्टर्स हैं, राजस्थान बोर्ड ने भी उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। वो इतने इंटरैक्टिव नहीं है, और क्योंकि वो 2005 या 6 में अडॉप्ट किए गए था, वो कॉन्सेप्ट लिया गया था, तो वो पुराने भी हो गए हैं। अभी तो नया मोटर व्हीकल एक्ट भी आ गया है, जिसमें जुवेनाइल ड्राइविंग पे हैवी पेनल्टी भी है और पेरेंट्स के लिए जेल भी है। तो इस तरह के जो अपग्रेडेशन वाले पॉइंट्स हैं, वो हमारे सिलेबस में आने की आवश्यकता है। प्लस जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग की, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट लेक्चरिंग, आप क्लास में बच्चे को लेक्चर देके पढ़ा रहे हो, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। आपने पेरेंट्स के लिए प्रिवेंटिव एक्शन की बात करी, उसको ज़रा विस्तार से समझाएं कि वो क्या चीज़ है। अभी जो 2019 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड होके आया था, उसमें जुवेनाइल ड्राइविंग के लिए, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और लाइसेंस के बिना अगर वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको जेल का प्रावधान है, 25,000 रुपये का जुर्माना है, और यहाँ तक कि जो बच्चा इन्वॉल्व था, वो जब तक कि 25 वर्ष का नहीं हो जाता, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ना स्ट्रिक्ट इन्होंने निकाला था, जो कि अच्छा भी था, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ कि हमारी मजबूरी है बच्चे को गाड़ी देना, तो आप इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, इस तरह की बातें भी उभरी। लेकिन हैदराबाद में 2 ऐसे केसेस हुए जिस पे इस पे एक्शन लिया गया, पेरेंट्स को जेल करवाई गई, और आई एम श्योर मतलब वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ था, और बाकी स्टेट्स में भी ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर 1 या 2 ऐसे एग्जाम्पल सेटअप कर देते हैं सोसाइटी के सामने, तो अपने आप सोसाइटी को समझ में आ जाता है कि कैसे डिसिप्लिन्ड रहना है। कुछ केस में अपन देखते हैं जहाँ सच में, जयपुर की बात करें तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी ठीक है, और प्राइवेट कैब्स का भी अवेलेबिलिटी ठीक हो गई है, और उसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं, पूल कर लेते हैं व्हीकल को, या कुछ दोस्त लोग मिलकर, कई बार कोई पेरेंट हैं ऑफिस जाते वक्त बच्चे को ड्रॉप कर देते हैं। रूरल एरिया में ज्योग्राफिकल कंडीशन, चूँकि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, और यहाँ नहरी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदान भी है, और रेगिस्तान भी है, तो हर तरह का अपन एक एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो इस स्थिति में कोई बॉर्डर एरिया में मान लो कोई बच्चा है, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर, उस एरिया में, और उसको बच्चा है या लड़की है कोई भी, उनको एक डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना होता है, और वो इंस्टीट्यूशंस इतना हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्ट डिप्लॉय कर सकें स्कूल के लिए एक्सक्लूसिव। तो अमूमन उन ऐसे बच्चों को या तो पैदल या साइकिल से या अपने पर्सनल व्हीकल से एक बहुत लंबा एरिया, सुनसान एरिया जैसा क्रॉस करना पड़ता है। वहाँ भी उनके साथ में कई तरह के क्राइम तक होने की स्थिति है। तो इन चीज़ों का हल तो मैं मानता हूँ इतना आसान नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसे मेसर्स किए जा सकते हैं जिससे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि चार्टर्ड व्हीकल जो होते हैं, जो रोड पे चलते हैं, अनफिट व्हीकल होते हैं, बिना परमिट के चल रहे होते हैं, तो गांव में ये प्रैक्टिस ज़्यादा है। अक्सर उसमें जो अपन जिनको जीप बोलते हैं प्रचलित भाषा में, वो 17-18 सीटर होती है, उसमें 40-50 लोगों तक अकोमोडेट कर लेते हैं। उसी में स्कूली बच्चे, क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा जगह नहीं घेरते, और स्कूली बच्चा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्ट कर लेता है, और उनके साथ भी बहुत तरह की दुर्घटनाएं होती है। इनके लिए प्रशासन को क्या करने की जरूरत है? पहले तो मैं आपके जो आप पहले मेंशन कर रहे थे ना, जिसमें बच्चे जनरली वॉक करके स्कूल तक जाते हैं, देखिए उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ कर नहीं सकता है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है सेफर स्कूल जोन्स, जिसमें स्कूल की जो लोकेशन है और जो उसके रूट्स हैं, उसको रोड ओनिंग एजेंसी, जो मतलब सड़क निर्माण एजेंसी है जो कि जिम्मेदार है, वो पुलिस के साथ मिलकर उसका मौका मुआयना करती है, और जो सेफेस्ट रास्ता हो सकता है बच्चे के लिए, उस एरिया को डेवलप करती है। और इसमें क्या है, हमें ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अफ्रीका में, जो कि माना जाता है कि काफ़ी गरीब देश है, वहाँ पे भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जब इस तरह से कदम उठाए गए, क्योंकि वहाँ पे भी जनरली क्या है कि गांव हाईवे के आसपास हैं, जहाँ से बच्चे रोज़ हाईवे क्रॉस करके स्कूलों के लिए तरफ जाते थे, और दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी। तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें छोटे छोटे मेजर्स हैं कि जैसे आपको पता है कि आपका हाईवे के पास स्कूल है, उसको क्रॉस करना है, तो वहाँ पर प्रॉपर क्रॉसिंग दे के, और सुबह के टाइम और शाम के टाइम वहाँ पे एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करके, जब स्कूल लगने वाला है या छूटने वाला है, तो ताकि बच्चे सेफली क्रॉस करें। तो ऐसे छोटे छोटे इंटरवेंशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिससे उन्होंने बच्चों की जो दुर्घटनाएं थी काफ़ी कम करी। यही आवश्यकता हमारे यहाँ भी है। जैसे आपने बाड़मेर जैसलमेर कहा, बहुत बच्चा पैदल जाता है, और हाईवे के पास पास सीध में जो जैसे सिंगल
लेन रोड है तो कच्चे में जो साइड में जो कच्चा होता है उसमें बच्चा पैदल चल रहा होता है, तो वहाँ भी अगर उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए, छोटे मेजर्स होते हैं, सेग्रीगेट कर दिया जाए, साइनेज लगा दिया जाए कि यहाँ बच्चे मतलब स्कूली क्षेत्र है, यहाँ पे स्पीड इतनी होनी चाहिए, और कुछ समय वहाँ पे स्पीड के चालान भी अगर लगाए जाएं तो इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और इनके लिए बहुत बड़े बजटरी प्रोविजंस की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो आपने व्हीकल्स का कहा, व्हीकल्स मेंटेनेंस की प्रॉब्लम सेमी अर्बन एरियाज़ में भी है और आपके अर्बन एरियाज़ में भी है। अर्बन एरियाज़ में इस तरीके से कि ठीक है, आपका जो अगर कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे फ्लीट ऑफ बसेस होंगी, वो वेल मेंटेन्ड होंगी, लेकिन अगर आपका कोई छोटा स्कूल है जिसमें ऑटो में बच्चे आ रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या फिर वैन में बच्चे आ रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार एक्चुअली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। और मैं ये साफ शब्दों में कहूँगी कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर है, जो कि लाइसेंस के लिए भी जिम्मेदार है और जो कि व्हीकल फिटनेस के लिए, कि मतलब सही व्हीकल्स, इन दोनों चीज़ों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा बहुत फेल हो रहा है। अगर आप लाइसेंस की भी बात करें तो लाइसेंस किस तरह से मिलते हैं सबको पता है, और आज तक ये सिस्टम हम सुधार नहीं पाए। और दूसरा, ये जो हमारा व्हीकल फिटनेस की जो चेकिंग है, ये प्योरली इनकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ यही नहीं, ड्राइवर्स को जब इस तरह के कमर्शियल व्हीकल के जो ड्राइवर्स हैं, जब वो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो भी उनका मेडिकल फिटनेस और आई चेकअप जो होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रहा। तो अगर इसमें सरकार को अगर कुछ ध्यान देना है तो वो अपने परिवहन विभाग की तरफ देना है कि उसको कैसे वो इम्प्रूव करके स्ट्रेंथन करेंगे। अक्सर अपन देखते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, शहरी की बात करें, यहाँ तो AC बसेस तक बच्चों को उपलब्ध हो जाती हैं। हाँ। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर उसके एक हायर ब्रैकेट में फ़ीस होती है। रूरल एरियाज़ की यदि बात करें या सेमी अर्बन की जहाँ अपन करें, यहाँ इंस्टीट्यूशंस को बस खरीदनी मजबूरी में पड़ती है। और मेरी भी कई इंस्टीट्यूशंस प्रमोटर से जब बात हुई इस मामले में, उनका ये मानना है कि इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपोर्ट उनके लिए बहुत घाटे का सौदा होता है। क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, ड्राइवर, कंडक्टर, उनके इंश्योरेंस, टायर, डीजल और ये सारी चीज़ें, और बच्चे से इतना पैसा ले नहीं सकते। तो स्कूल के लिए वो मेंटेन करना एक मजबूरी है। इस मजबूरी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वह ऐसा व्हीकल खरीदने का प्रयास करते हैं कि जो कहीं ऑक्शन में आ रहा हो, रिटायर हो रहा हो, उसकी फिटनेस ठीक नहीं हो। अब एक लोहे के चद्दर के बने व्हीकल को कॉस्मेटिक चेंजेस करके बहुत अट्रैक्टिव बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। उसकी फिटनेस उस कॉस्मेटिक के बजाय उसके इंजन और बाकी चीज़ों को लेकर होनी चाहिए। तो वहाँ ये एक्सीडेंट के कई बार कारक बन जाते हैं, बहुत मेजर कारक ब्रेक फेल मान लो। अभी कुछ सालों पहले एक केस आया था दौसा के नियर बाय, जहाँ बस का फ्लोर टूट गया था और कुछ चलती बस से बच्चे गिर गए थे। तो और ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूशंस ओनर से हम क्या अपील कर सकते हैं कि उस व्हीकल की फिटनेस पे पूरा ध्यान दें। आजकल तो फाइनेंस इतना इजीली मिल जाता है इंस्टीट्यूशंस को भी, और व्हीकल्स में कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अपन क्या अपील ऐसा कर सकते हैं? देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को भी थोड़ी मदद करनी चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, कि जो इतने फाइनेंशियली सक्षम नहीं है कि फ्लीट ऑफ बसेस को चला सकें। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है ये बहुत पुअर चलती है। मतलब जबकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर रोड है जहाँ पे लेबर भी बहुत जाता है, बच्चा भी बहुत जाता है, तो वहाँ पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चाहे आप छोटे कमर्शियल व्हीकल आप इंट्रोड्यूस करें, लेकिन आपको वो प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ लैकिंग है। अगर ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे तो क्या है कि बच्चे फिर प्राइवेट व्हीकल से नहीं आएंगे और स्कूलों को भी सुविधा रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपकी महल रोड है जयपुर में, वहाँ पे आपका एजुकेशन हब बनता जा रहा है जो आपका सीतापुरा से एक्सटेंड होके जगतपुरा की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप सुबह वहाँ पे जाइए, आपको कितने सारे बच्चे टाटा मैजिक पे लटके हुए नजर आएंगे, कॉलेज के बच्चे, है ना। ये क्या प्रशासन से छुपा तो है नहीं। हम हर कॉलेज से ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरे हर एक बच्चे को बस या ऑटो प्रोवाइड करे। तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि उस रूट को स्टडी करके वहाँ पे कुछ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करे। और सरकार इन कामों में घाटों में नहीं जाती है, मतलब ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए सुविधा प्रोवाइड करवानी। और रही बात स्कूलों की, तो स्कूलों से तो देखिए, इंस्टीट्यूशन से तो यही निवेदन है कि चाहे वो छोटा ट्रांसपोर्ट लें,
बड़ा ना लें, लेकिन व्हीकल फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि एक लोहे के ढांचे को कस्टमाइज़ करके उसको सड़क पे उतार दिया जाता है। इसका नतीजा ये भी निकलता है कि कई बार छोटा सा क्रैश भी मेजर फैटेलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि व्हीकल उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है ना। कई बार तो क्या ये होता है कि पेड़ से ही टकरा के गाड़ी इतनी डैमेज हो जाती है कि अंदर बैठी सवारी को वो ख़त्म कर देती है। तो ये तो मतलब ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है कि अगर स्कूल इन्वॉल्व हो रहा है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है अपने ट्रांसपोर्ट में, तो वो तो उसको पूरा फिटनेस के अकॉर्डिंग ही उसको लेना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मेजर रोल इसमें प्रशासन का है कि दे शुड प्रोवाइड फैसिलिटी टू द पब्लिक। मेरा ये मानना है, जिस तरह से दिल्ली की बात करें अपन, तो एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल व्हीकल को ऑब्सोलेट करने के प्रोविजंस हैं जी। अभी कुछ चल रहा है जी। कई बार ये इम्प्लीमेंटेशन में आया, कई बार कुछ ऑर्डर्स विड्रॉ भी हुए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा है कि कुछ एक एज से पुराना व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे नहीं चलेगा। तो जब अपन एक कैपिटल की सड़कों पर ऐसे व्हीकल को अलाउ नहीं करते, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बननी चाहिए कि कोई भी वाहन जो स्कूली बच्चों के लिए लगा हुआ है वो कितना पुराना अधिकतम हो सकता है, इररेस्पेक्टिव टू द फिटनेस, उसको एज से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जिस तरह से लाइसेंस को एज से रेस्ट्रिक्ट किया, वोट को एज से रेस्ट्रिक्ट किया, उसी तरह स्कूली वाहन को एज से रेस्ट्रिक्ट करना आवश्यक है, फर्स्ट। सेकेंड, उनके ड्राइवर्स को एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए जो बाल वाहिनी चलाने के लिए मिले उनको। थर्ड, स्कूली वाहन की सीटों पर सीट बेल्ट के प्रोविजंस, जिस तरह से अपन एयरप्लेन की सीटों पे देखते हैं, सभी सीट पे सीट बेल्ट लगा होता है, क्योंकि बच्चा नादान है, गलती से कोई ब्रेक लगा और वो आगे की सीट से यदि उसका टक्कर हो गई तो सर में चोट आ सकती है और कई और कारण बन सकते हैं। एंड लास्ट, जितना उस व्हीकल में परमिटेड स्ट्रेंथ है सीटिंग की, उससे एक सीट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ कम होंगी और इस तरीके से संस्थानों के साथ, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जो कुछ बुरे अनुभव आते हैं उनमें कमी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो आपने सारे पॉइंट्स बताए, अपने राजस्थान प्रदेश के लिए तो क्या है, ये एसओपी बनी हुई भी है, कार्यालय आदेश निकले हुए हैं आपके ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग की तरफ से, 2017 में ही निकले थे, जिसमें ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, उनका पुलिस वेरिफिकेशन, अगर खाली बस नहीं, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें आपके ऑटो, वैन, उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो डिफाइन की गई है। व्हीकल की फिटनेस, उसकी चेकिंग साल में कितनी बार होगी और मतलब स्कूल की क्या जिम्मेदारी है कि वो कौन सा डेटा मेंटेन करेंगे, प्रशासन की, वो सारा डिफाइंड है उस कार्यालय आदेश में। दिक्कत आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। आज हम 2022 में आ चुके हैं, ये ऑर्डर निकले थे 2017 में, लेकिन अगर आप अभी भी फील्ड पे जाके देखेंगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो ये सवाल तो हमारे सामने भी बहुत बड़ा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं। इम्प्लीमेंटेशन में मेरा ऐसा मानना है मैम कि ये एक बाई डायरेक्शनल बातचीत है। मैं हर बार कहता हूँ जब भी मेरी किसी से बात होती है, सेफ्टी यूनी डायरेक्शनल अप्रोच नहीं हो सकती, ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच है। प्रशासन एसओपी, ऑर्डर्स या पेनल्टी, प्यूनिटिव एक्शन, चालान या कोई फोर्स डिप्लॉयमेंट तो कर सकता है, बट ये सफिशिएंट नहीं है जब तक कि जनता खुद उस मामले में कोऑपरेट नहीं करे। स्टूडेंट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, और यदि मैं नटशेल में बताऊं तो पेरेंट्स को ही क्योंकि अल्टीमेटली डैमेज क्या होगा, सरकारी ट्रेजरी से आप कोई एक्सीडेंट के बाद में मुआवजा मांग लोगे, 1 करोड़ रुपए भी मुआवजा मांग लोगे किसी एक 10वीं क्लास के बच्चे का, हो सकता है गवर्नमेंट दे देगी, संभवतः सरकार दे भी देगी प्रेशर में आके, बट क्या 1 करोड़ रुपए से आपके बच्चे की जान वापस आ जाएगी क्या? वो नहीं आ सकती। तो एक बहुत बुरा अनुभव आपके लिए बन सकता है, इसलिए इस ग्रेविटी को समझने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी बच्चे को व्हीकल नहीं थमाना चाहिए जो जब तक सरकारी एंगल से भी देखें रिकॉर्ड से कि वो उस वाहन को चलाने के लिए अधिकृत है कि नहीं, भले ही उसमें स्किल हो वाहन चलाने की, लेकिन स्किल धरी रह जाएगी यदि उनके साथ में एक्सीडेंट हुआ और जब हम सरकार के सामने उस पेश होंगे, या उसके साथ में कोई इंजरी हुई, उन पे कोई मुकदमा चला, उनके करियर में भी वो बाधा बन सकता है कि इन पे पुलिस केस हुआ है। मैम, आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही आगे स्कूल्स में कुछ ऐसी अप्रोच को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और मुस्कान एनजीओ का सहयोग भी लेंगे इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सबमिशन। नमस्कार। नमस्कार।